चलिए अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें इंटुबेट यानी कि ट्रेकिया में ट्यूब डालकर सीधे फेफड़ों को ऑक्सीजन दी जा रही है। कल्याण सिंह का हालचाल जानने के लिए पिछले कई दिनों से राजनीतिज्ञों का तांता भी अस्पताल में लगा हुआ है। वहीं गुरुवार को कल्याण सिंह का कुशलक्षेम जानने के लिए पीजीआई में उनसे मिलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित भी यहां पर पहुंचे और इस दौरान कल्याण सिंह ने उनसे इशारों में ही बात की। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। तो इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे थे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भूजल सप्ताह के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल महत्व संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता के लिए भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिलकर किया है। इस योजना में कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले निराश्रित और अनाथ बच्चों की सरकार मदद करेगी। बता दें कि ये योजना निराश्रित हुए बच्चों के पालन पोषण, उनकी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इस योजना के तहत 4050 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 240 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। वहीं 3810 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता में से किसी एक की कोरोना की वजह से जान चली गई। प्रदेश के अंदर जिन बच्चों की स्थिति जो हमारे पास सामने आई, जो आंकड़े हमारे सामने आए, उनमें 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण मार्च 2020 से लेकर के और अब तक की जो संख्या है, उन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया है। 3810 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दौरान मार्च 20 से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है, किसी के माता पिता, किसी के मां या किसी का पिता या किसी का लीगल गार्जियन जो उनको देखभाल करता था, उनको खोया है। यानी कुल 4050 बच्चे चिन्हित किए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में यूनिसेफ की ओर से कोविड-19 बच्चों पर प्रभाव और उनके सुरक्षा पर एक ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में 50 से ज्यादा विधानसभा सदस्यों और यूनिसेफ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। परिचर्चा की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान दिवंगत हुए माननीय विधायकों और विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देकर की गई। यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बच्चों के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लंबे समय से यह बच्चों के लिए काम कर रही है। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव में अनेक बच्चे अनाथ हो गए हैं, अनेक बच्चे कुपोषण और नई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर यूनिसेफ ने हमारे साथ एक कार्यक्रम आज का बनाया था। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं, उनके विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बृहस्पतिवार को अपने गृह जनपद कौशांबी पहुंचे। यहां पर उन्होंने 5 अरब से ज्यादा के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कौशांबी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का बड़ा दावा भी किया है। डिप्टी सीएम के मुताबिक
भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। चाहे सभी विरोधी एक तरफ हो जाए तब भी 100 में से 60% उनका ही है। 40% में बंटवारा है और तो बंटवारे में भी उनका ही है। बंटवारे के अंदर की बात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि यदुवंशी और रविदास वंशी सब उनके साथ हैं। 70 सालों से कौशाम्बी के लोगों का वोट लिया गया और धोखा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, प्रदेश में बनी है, जब से यहाँ से भाजपा के सांसद और विधायक बने हैं, तब से मैं समझता हूँ कि जो 70 साल में नहीं हुआ है वो 7 साल के अंदर केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया है। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी। लेकिन मैं जो दावा कर रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी। चाहे सारे विरोधी एक पक्ष में हो जाएंगे तब भी 100 में से 60% हमारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि 1 अगस्त को अमित शाह मिर्जापुर पहुंच सकते हैं और इसी दौरान अमित शाह विंध्याचल कॉरिडोर की शुरुआत भी को कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही सालों से मौन पड़ी बसपा भी अब एक्शन मोड में आ गई है। बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में ऐलान किया था कि बसपा ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए अयोध्या से आगाज करेगी। इसी आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बसपा नेता सतीश मिश्रा शुक्रवार को लगभग 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां विचार संगोष्ठी कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक की प्रस्तावित है। ब्राह्मण समाज के सम्मान, सुरक्षा और उनकी तरक्की के विषय पर संगोष्ठी को सतीश चंद्र मिश्र संबोधित करेंगे। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है तब से जल को लेकर सूबे में कोई समस्या नहीं है। बुंदेलखंड में जहां लोग पीने के पानी को तरसते थे, वही आज बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन अच्छे से काम कर रहा है। राज्य में कहीं पर भी पानी की कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश में जल भू समापन का क्या हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। सर, देखा गया है कि कई बार गांवों में जल को लेकर बहुत समस्या आती है, उसको लेकर क्या नहीं? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, अब जल की लेकर के कोई समस्या नहीं है। बुंदेलखंड जहां पीने के पानी को लेकर के लोग तरसते थे, आज बुंदेलखंड में हमारी जल जीवन मिशन पूरी तेजी के साथ चल रही है। कहीं पर भी पानी का कोई संकट नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके उसका हम लोग समाधान कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर के माध्यम से, सरफेस वाटर के माध्यम से, दोनों के माध्यम से हम लोग पीने के पानी का जहां पर समाधान कर रहे हैं, वहीं पर जल संचयन के लिए एक बृहद अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। आज हम लोगों ने भूजल सप्ताह का समापन समारोह यहाँ पर किया है, जिसमें बहुत अच्छे लोगों ने सम्मिलित किया। देखिए, पांडे जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्होंने खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़ लगा करके खजनी गाँव को पूरे देश के अंदर चर्चा किया है और उसका अभियान पूरे बुंदेलखंड में चला। ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। जो डार्क जोन में हमारे ब्लॉक चले गए थे वो सब सेफ जोन में आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पानी के माध्यम से बनाएंगे। सर, कई बार देखा गया है कि शहरों में जो समरसेबुल होती है उसकी अधिक मात्रा में जमीन में गड्ढे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भूजल गिर रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाएगा? सभी जगहों पर समरसेबुल जो लगाएगा उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना भी अनिवार्य किया जा रहा है। उसके वर्षा के जल को हम जमीन के नीचे कैसे पहुंचा सकें, उस पर भी हम लोगों ने कानून बनाया है। भूजल अधिनियम 2020 के माध्यम से हम स्कूल, कॉलेज, सरकारी बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग सब जगहों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहे हैं। सर, एक सवाल और है, लास्ट सवाल। सर, कई बार किसानों को जल को लेकर समस्या थी। खेती में सिंचाई के लिए, फसल के लिए कई किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं जल को लेकर। ऐसे में उनकी क्या जो है दूर की जाएगी? उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक भी किसान के इसका उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे ढंग से लगभग 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन को हम लोगों ने सिंचित किया है। आगे आने वाले दिनों में 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन हम लोग सिंचित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा कर रहे हैं और हर खेत तक पानी पहुंचाने का अभियान चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ढंग से काम कर रही है।
बिजनौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने जनपद बिजनौर के दर्जनों गांव का दौरा किया। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में गौरव टिकैत ने थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव का दौरा किया और लोगों से 24 तारीख को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जाने के लिए उन्हें प्रेरित किया, उनसे अपील की। उन्होंने सरकार को किसान विरोधी नीतियों और एमएसपी कानून को वापस लेने संबंध में संगठन का सहयोग करने के लिए लोगों से अपील की। किसान शहीदों की बलिदानी को कम करें, अपने खेत पे निगाह रखें, पढ़ाई लिखाई बहुत वो भी करें, जहां नौकरी की बात है वहां भी करें, लेकिन निगाहें ये जमा कर रखें। जो बुजुर्ग कहते थे ना कि भाई हमारे पे कुछ बचा हो या ना बचा हो, लेकिन हाँ जी हमारे पे कुछ हुआ या नहीं हुआ या हमारे पे कुछ बचा या नहीं बचा, लेकिन हमने ये 2 खूंट थाम दिए, वे सही कह रहे थे। ये उस जमीन को बचाने का आंदोलन है, इसमें अपनी भागीदारी निभाओ। वही राज जो अंग्रेजी शासन काल का था वही राज फिर आने की तैयारी में है। गुलाम इस तरीके से होंगे, किसान को भगारेगा ना तो 2000 प्रधानमंत्री सम्मान निधि तो दे रहे, मंत्री सम्मान निधि तो दे रहे। प्रतापगढ़ में कंधई कोतवाली के शिवसत स्थित सई नदी पुल में दिन दहाड़े ऐसी घटना पेश आई है जिससे कि सभी की रूह कांप गई है। खाकी का इकबाल दागदार हो गया है। असल में बेखौफ बदमाशों ने खाकी पर हमला बोला है। दिन दहाड़े पीआरडी जवान पवन तिवारी को गोली मारी गई है। गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। जवान पवन तिवारी देर तक तड़पता रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जवान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर जवान का इलाज जारी है। किसानों ने आज से जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत कर दी है, लेकिन दूसरी ओर मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष की संसद ठप हो गई। इन दोनों की वजह एक है 3 कृषि कानून। किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और कानून को रद्द करने की मांग भी वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार कानून को वापस ना लेने का फैसला पहले ही कर चुकी है। तो वही इस पूरे प्रकरण के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने जनता टीवी से खास बातचीत की। सब आज संसद भवन की कूच करने की तैयारी थी और किसान आज वहां धरने पर बैठे हैं, जहां जगह डीडी है ना सब सौंपी है। क्या जगह है और किस तरह की व्यवस्था है, कितने लोग? नहीं, संसद भवन की कूच की कभी नहीं करी। किसान यूनियन ने कभी भी इस तरह की बात नहीं करी। ये तो यही है कि 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक जो संसद का सत्र चलेगा, मानसून सत्र है, तो इसमें यही है वह 200 आदमी वहाँ से जाएंगे 11 बजे से और 3 बजे तक। सरकार ने मंजूरी दी, धन्यवाद है सरकार का। चलो इस तरह की बात, एक टकराव वाली उन्होंने टाड़ी बात, कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल शांति के तरीके से किसान जाएंगे और वहाँ बैठे रहेंगे, बिल्कुल अपने कोई वो नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, अपना वहाँ जाएंगे। थोड़ी सी वो रहेगी बातचीत तक, किसानों की भी जो संसद है वो बाहर चल रही जी, और बिल्कुल ठीक टाइम पे 11 बजे तक और 3 बजे तक। तो सरकार को जगाने के लिए जो हठधर्मी सरकार दिखा रही, तो इसे जगाने के लिए तरह तरह के में अपनाए जा रहे। सरकार जाकर किसानों की बात मानना है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, ना हमारा कोई अराजकता फैलाने का उद्देश्य है, ना कोई तोड़ फोड़ का उद्देश्य है। 8 महीने 2 दिन बाद 8 महीने हो जाएंगे वहाँ से जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, ढाका बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा, तो सरकार तरह तरह से किसान इस आंदोलन को तोड़ने की वो कर रही, तो सब उसमें विफल हो रही। हम तो यही कह रहे हैं भाई, जो किसान हित की बात है वे करें। ये विकास की बात तो कह रहे हैं, विकास है तो हमारा तो नाश है, हम तो अपना नाश बचाने की वो कर रहे हैं भाई। किसान किस तरह से किसान जिंदा रहे, हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है, ना कोई राजनीति का उद्देश्य है। हमने सरकार बनाई और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार इस बात पर ध्यान दे और यह समस्या का इनका समाधान करके किसानों को इज्जत के साथ में इनके घर वापसी भेजे। ठीक है साहब, अगर सरकार
आपकी मांग नहीं मानती, क्योंकि अभी भी आप लगातार 8 महीने से धरने में बैठे हैं चारों बॉर्डर पे, और अब संसद के बाहर जब तक संसद चलेगी तब तक भी आप लोग बैठे ही हैं वहां पर, तो क्या हल निकलेगा? नहीं, हम तो एक तो बताओ, सरकार का ऐसा जिद्दी रवैया क्या है कि भाई किसानों पे इतनी गुस्से में सरकार है? आखिर को किसान है, इस देश का अन्नदाता है, अन्न पैदा कर रहा। आज ये खाद्यान्न की पूर्ति सब हमने कर दी, भंडार भर रहे इस देश के, तो हमारी गलती है यार भाई। इस तरह की नौबत अड़ा रखी इन्होंने, अब ये इसी तरह की नौबत आ रही, तरह तरह के आरोप किसानों पर लगा रहे, तो नहीं मानते सरकार तो किसान भी बैठे वहां से। इन किसानों को उनके पास में ताकत है, गोली चला के लाठी डंडे से आंसू गए छोड़ के न किसानों को उठाया तो उठ जाएंगे, कोई वो नहीं है, पर इस तरह से तो नहीं उठा जाने वाला। मांगे नहीं मानी जाएगी तो किसान लगातार धरने पर रहेगा? नहीं, किसान गुस्से में है और इनका गुस्सा जायज है, ये कहीं ना कहीं इस गुस्से का इजहार करेंगे। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार पत्रकार और राजनीतिक लोगों के खिलाफ जासूसी करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से कांग्रेस डरने वाली नहीं है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालती रहेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी के फोन टेप कर रहे हैं, उनके खिलाफ जासूसी करा रहे हैं। पत्रकार, सामाजिक संगठन और तमाम राजनीतिक लोगों के खिलाफ जासूसी करने का काम कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनके घरों के बाहर पुलिस का पहरा, उनको गिरफ्तार करना, जो लोग किसान, नौजवान, गांव गरीब की बात करते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ दमन की राजनीति करना, लाठी डंडों से पीटना, उन्हें जेल की सलाखों में भेजना, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। मजबूती से इस सरकार के दमन के खिलाफ लड़ेंगे, इस जासूसी के खिलाफ लड़ेंगे। हमारा मार्च होगा, मजबूती से होगा और परिवर्तन चौक से लेकर राजभवन तक होगा। चाहे सरकार कोई भी जद्दोजहद कर ले, कोई भी पारा लगा ले, हम निश्चित रूप से उस मार्च को करेंगे। देहरादून से उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड को लेकर फैसला किया है कि श्रीनगर के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालेंगे। उसकी भूमिका में वो नजर आएंगे प्रदेश अध्यक्ष की। वही वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरीश रावत को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी आधिकारिक घोषणा कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कर दी है। जिस तरीके से निजता पर सत्ता में बैठे हुए लोग प्रहार करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो आज के दिन राज्यपाल आवास मार्च करने का काम करें। तो उत्तराखंड कांग्रेस में जिस तरह से बड़ा फेरबदल हुआ है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा मोहन पांडे जुड़ चुकी है। पूजा, आपसे समझना चाहेंगे इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, क्योंकि श्रीनगर के पूर्व विधायक को यहां मौका दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो स्थानीय नेता है क्या वो इसको स्वीकार कर पाएंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं कि इस समय बहुत ये जो फेरबदल हुआ है इसका लंबे समय से काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा था और हाईकमान ने हालांकि इस इंतजार को खत्म करते हुए बड़ा फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गणेश गोंदियाल को जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये उनकी हरीश रावत की नजदीकी की वजह से सौंपी गई है। इसके कयास बार बार लगाए जा रहे थे कि गणेश गोंदियाल का नाम फाइनल हो सकता है। अब प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव का प्रभार भी इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, साथ में चुनावी जिम्मेदारी हरीश रावत के कंधों पर डाली गई है। ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 4 नाम
प्रदेश अध्यक्ष की रेस में हो सकती हैं, जिसमें भुवन कापड़ी, तिलक राज बेहड़, जीतन राम, राजपाल खरोला के नाम भी हो सकते हैं। लेकिन उनको इन तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उनको दरकिनार करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो बड़ा बदलाव उत्तराखंड कांग्रेस में हुआ है और अब ये देखना होगा कि उत्तराखंड के कांग्रेस में इस बदलाव के बाद आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसका असर किस तरह से दिखाई देगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।